हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुरुक्षेत्र जनवरी की जो मैगजीन है उसके एक तीसरे लेक्चर में, और तीसरे चैप्टर का नाम है दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण और स्टार्टअप, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में स्टार्टअप की भूमिका। और आप अच्छे से जान रहे हैं कि इस बार की जो कुरुक्षेत्र मैगजीन है ग्रामीण विकास के संदर्भ में स्टार्टअप की भूमिका को लेकर के है। तो यहां से ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिए एवरीबॉडी, ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे कुरुक्षेत्र में इसी खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में स्टार्टअप की क्या भूमिका है और किस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है या कितना और आगे बढ़ने की इसमें संभावना है। इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे जैसा कि हमारे इस चैप्टर में दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का महत्व क्या है, खाद्य प्रसंस्करण को लेकर के जो स्टार्टअप बनाए गए हैं उन्हें सूर्योदय और या समावेशी क्यों कहा गया है, इसको जानेंगे। और इसके संदर्भ में कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिसके माध्यम से हम इन चुनौतियों से निपट सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, चुनौतियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। और स्टार्टअप को कैसे सरकार प्रोत्साहित कर रही है और विश्व बाजार से यह कैसे जुड़ रही है। यानी कुल मिलाकर के 5 से 6 मुद्दे हैं जिसको आपको समझना है स्टार्टअप के संदर्भ में, खासकर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझिएगा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जिसे इंग्लिश में कहते हैं, भारत का एक उभरता हुआ बहुत बड़ा क्षेत्र है तेजी से। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 नवंबर में इसको एक सूर्योदय का शब्द इस्तेमाल किया था। वर्ल्ड फूड इंडिया प्रोग्राम हुआ था और उस समय इसको कहा था कि यह सूर्योदय क्षेत्र है, यानी कि यह उभरता हुआ उद्योग है जिसमें अपार संभावना है। और खाद्य प्रसंस्करण के मामले में एक चीज और समझिएगा कि भारत विश्व के टॉप 5 कंट्रीज में आता है। अब कहोगे खाद्य प्रसंस्करण क्या है क्या नहीं है, इन सभी चीजों को हम लोग विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद आराम से एक एक करके सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हमने पिछली 2 क्लासेस में इसमें हमने ग्रामीण क्षेत्र में स्टार्टअप की क्या भूमिका है, कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप की क्या भूमिका है, स्टार्टअप किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में स्टार्टअप। ओके, तो सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए और ध्यानपूर्वक इसको सुनने की कोशिश कीजिए। और कोशिश करिएगा अगर आप पेन पेंसिल साथ में लेकर के बैठें तो बेहतर तरीके से आपके नोट्स भी बन जाएंगे। कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना करा रहा हूं उतना आप नोट करते चलेंगे ना तो आपका बना बनाया नोट्स तैयार हो जाएगा। और जब आप साल भर की सभी योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन के नोट्स बना करके रख लेंगे और रिवाइज करेंगे तब आपको लगेगा कि सारी मैगजीन कवर भी हो गई, सारे नोट्स भी बन गए, प्री और मेंस के क्वेश्चंस भी तैयार हो गए, और वो भी घर बैठे बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किए। बस आधा पौन घंटा मेरी क्लास के साथ आपको बैठ करके अपना पूरे कंसंट्रेशन के साथ काम करना है एवरीबॉडी। ओके, तो चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र होता क्या है। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कुछ भी नहीं है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें खाद्य पदार्थों को प्रसंस्कृत किया जाता है, यानी कि हम विभिन्न प्रकार की तकनीकी और श्रम के माध्यम से खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं, या तो उसकी गुणवत्ता में सुधार करते हैं, उसकी उपयोगिता बढ़ाते हैं, या उसके जीवन काल को बढ़ाते हैं, या हम कह सकते हैं कि उसका मूल्यवर्धन करते हैं। क्या कहते हैं? मूल्यवर्धन, यानी कि वैल्यू एडिशन। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिटन फॉर्म में पढ़ाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप लोगों को यह ना लगे कि हम लोग खाली पीपीटी ही डिस्कस कर रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण
फूड प्रोसेसिंग, ध्यान रखिएगा, फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? एक ऐसी गतिविधि, ये एक विशेष प्रकार की गतिविधि है जिसमें खाद्य पदार्थों का क्या करते हैं, उनका सुधारा जाता है, यानी खाद्य पदार्थों की उपयोगिता बढ़ाई जाती है, उपयोगिता में वृद्धि की जाती है, या हम उसका क्या करते हैं, उसकी गुणवत्ता में सुधार करते हैं, गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं, या हम कह सकते हैं कि उसका मूल्यवर्धन करते हैं, मूल्यवर्धन ये, या फिर एक दूसरी गतिविधि और होती है कि उसका जीवन काल में सुधार करते हैं, जीवन काल में वृद्धि करते हैं। ध्यान रखना, इन दोनों में एक चीज समझने की कोशिश करिएगा कि हम यहां पर खाद्य पदार्थों को या तो उनकी उपयोगिता में वृद्धि करते हैं, गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं, या मूल्यवर्धन करते हैं। इसका मतलब हो गया कि हम इसके माध्यम से क्या करते हैं, वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं? स्वरूप में परिवर्तन। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब यह है कि हम दूध से पनीर बनाते हैं, दूध से दही बनाते हैं, दूध से क्रीम निकाल करके क्रीम बेचते हैं, घी बना करके बेचते हैं, सीधा सीधा दूध नहीं बेचते। यानी कि हम यह कह सकते हैं दूध को प्रोसेस करके यहां पर हम उसका दही बनाएं, उसका मक्खन बनाएं, या उसकी क्रीम निकालें, या उसका पनीर बना के बेचें, या उसका हम चीज बना करके बेचें। उसी प्रकार से फल है, फल सीधे सीधे हम उसका फल का क्या बनाएं, जूस बना सकते हैं, फल के सॉस, आपके सॉस है या जैम है वो बना सकते हैं, फलों की हम कैंडी बना सकते हैं, ठीक है ना, फलों के अचार बना सकते हैं। ये तमाम तरह की चीजें हैं जिनको हम क्या करते हैं, उनकी गुणवत्ता बढ़ाते हैं, उसका मूल्यवर्धन करते हैं। अब सोचिएगा कि यदि कोई आपका कच्चा आम है, कच्चा नींबू है, कच्चा आंवला है, उसकी कीमत ज्यादा होगी, या उसमें से कुछ एक चीज बना करके थोड़ी सी मेहनत करके उसको फिर बाजार में बेचा जाए नया रूप बना करके। तो यही है स्वरूप में परिवर्तन करके मूल्यवर्धन करना। और कोई भी व्यक्ति इन सबको क्यों करता है? जिससे कि 2 पैसे ज्यादा मिल सकें उसको। यह कंसेप्ट ही है उसका, ठीक है ना। और जीवन काल में वृद्धि का मतलब क्या होता है? जीवन काल में वृद्धि का मतलब होता है कि उस वस्तु को प्रसंस्कृत करके उसके समय को बढ़ाया जाता है। दूध को पाश्चराइज किया जाता है, पाश्चुरीकृत करके हम उसका समय बढ़ा देते हैं, पाश्चुरीकृत कर देते हैं, और फिर आराम से उस दूध को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक यूज कर सकते हैं एवरीबॉडी। तो ये सारी जो चीजें हैं, इस प्रक्रिया को, इस व्यवस्था को हम कहते हैं खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग। और आज के समय में खाद्य प्रसंस्करण का जो क्षेत्र है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैंने अभी बताया कि भारत का जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है विश्व के 5 देशों में से एक है, यानी टॉप 5 में से एक है। अब आप समझिएगा, ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ गया खाद्य प्रसंस्करण क्या है। अब ये सब होगा कैसे? इसके लिए आज की डेट में बहुत सारे लोग, युवा उद्यमी और तमाम तरह की कंपनियां, तमाम तरह के लोग इसमें नए नए स्टार्टअप लेके आ रहे हैं, नए नए प्लांट लगा रहे हैं, नई नई डील कर रहे हैं, नई नई चीजें कर रहे हैं। अभी सोचिएगा 2-3 साल पहले तक हम लोग नहीं जानते थे कि A2 मिल्क क्या होता है। हम लोग जानते हैं मिल्क होता है, मिल्क होता है, मिल्क होता है, लेकिन A2 मिल्क क्या होता है? गाय का और भैंस का A2 मिल्क। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये ना समझ पा रहे हो कि A2 का मतलब क्या है। A2 एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो दूध में पाया जाता है, लेकिन जो भैंस या गाय एक ही खूंटे पर, एक ही जगह पर बंधे रहते हैं, उनमें इस खास प्रोटीन की कमी पाई जाती है। और A2 प्रोटीन उन गाय भैंस के दूध में ज्यादा पाया जाता है जो खुले में पाले जाते हैं, यानी जिनको बांध के नहीं रखा जाता। सिर्फ दूध निकालते समय ही उनको खूंटे से बांधा जाता है, बाकी उनको खुले के लिए छोड़ दिया जाता है एक बड़े से क्षेत्र में, जहां पर वो आराम से घूमते हैं, फिरते हैं, खुले में चारा खाते हैं, सारी चीजें करते हैं। उसके
मिलने वाले दूध को A2 मिल्क कहते हैं। और आज के डेट में देखेंगे शहर में A2 मिल्क जो समझदार लोग हैं अब वो ज्यादा यूज करने लगे हैं। ना हो तो नेट पे जाके सर्च करिए। अब जो लोग समझने लगे हैं इसी का प्रचार प्रसार करने लगे हैं। उसी तरीके से आप देख रहे होंगे कि तेल बहुत सारे हैं, लेकिन पीली सरसों का तेल, फलानी चीज का तेल, अलग तरीके से उनकी प्रचार मार्केटिंग घर तक पहुंचाना, ये सब होने लगा है। ये सारी चीजें हैं और सब धीमे धीमे ये बढ़ रहा है थ्रू स्टार्टअप। इसीलिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में स्टार्टअप का काफी महत्व है लगातार। इसीलिए हम देख रहे हैं तो खाद्य प्रसंस्करण और देख रहे हैं स्टार्टअप, ये रहे। यहां पर बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, उनको पैकेजिंग किया जाता है, उसकी फिर सप्लाई होती है, बनते हैं, सारी चीजें होती हैं। यानी कि देखिए यहां से आपका चीज आ रही है, दूध बन रहा है पैकेट होकर के, इधर सप्लाई हो रही है, इधर कुछ बन रहा है, यहां पर पैकेट बन करके इधर सप्लाई हो रही है। पैकेज्ड फूड अच्छा है बुरा है वो बात की बात है, लेकिन ये तेजी से ग्रो हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसके पीछे कारण है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण जो क्षेत्र है तेजी से क्यों बढ़ रहा है। भारत में इसके बढ़ने के कारण, और भारत में बढ़ने के कारण समझिएगा, जब ये बढ़ रहा है तो इसी के साथ स्टार्टअप भी बढ़ रहा है, क्योंकि बिना स्टार्टअप के ये भी नहीं हो सकते। तो बढ़ने के कारण है, ध्यान रखिएगा, नंबर 1 विविध प्रकार की जलवायु, विविधतापूर्ण जलवायु एवं मृदा। अब कहोगे इससे क्या लेना देना है? जिस प्रकार की आपकी जलवायु होती है, मिट्टी होती है, उसी प्रकार के आपके फल, सब्जी और तमाम तरह के प्राकृतिक उत्पाद पैदा होते हैं। अगर आपके देश में विविधतापूर्ण जलवायु और विविधतापूर्ण मृदा है, मिट्टी है, तो आपके पास फलों की, सब्जियों की और वनस्पतियों की उतनी ही ज्यादा वैरायटी होगी। और जितनी ज्यादा, सोचिएगा, कृषि उत्पाद हैं या खाने पीने की वस्तुओं के जो उत्पाद हैं, जितनी ज्यादा वैरायटी होगी उतना ज्यादा आपका फूड प्रोसेसिंग सेक्टर विकसित होगा। बात समझ गया कि नहीं? यानी जितनी ज्यादा वैरायटी होगी उतना ज्यादा उसके प्रोडक्ट बनेंगे, उतनी ज्यादा उसकी मार्केट में डिमांड बनेगी। ठीक है ना? दूसरा हम कह सकते हैं बढ़ती हुई जनसंख्या। यह भारत के संदर्भ में है, बढ़ती हुई जनसंख्या। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो नेचुरल सी बात है उसको दूध की जरूरत है। अब छोटे छोटे कस्बों में भी पैकेट वाला दूध जाने लगा है। क्यों? क्योंकि हर जगह सब चीज नहीं मिल रही है और हर चीज अब हर किसी को चाहिए। तीसरा, बढ़ता हुआ शहरीकरण। शहरीकरण बढ़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि अब हर किसी को डायरेक्ट भैंस का दूध और पनीर डेयरी पे से मिल जाए, ये आसान नहीं है। तो शहरीकरण में वृद्धि हो रही है तो उसी तरीके से ही प्रोसेसिंग फूड की इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है ना? और चौथा, उपभोगीकरण। उपभोगीकरण, अब लोग उपभोग कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उनको अब नई नई वैरायटी चाहिए, नई नई चीज चाहिए। सोचना, तो ये जो कई सारे फैक्टर हैं, इनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि भारत में ये लगातार ग्रो हो रहा है फूड प्रोसेसिंग। यानी कि भारत में बढ़ने के कारण भी कह सकते हैं या इसकी संभावनाएं कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संभावनाएं, कि भारत में इसके बढ़ने की संभावनाएं कैसी हैं, किस तरीके से हैं। और जब इसकी इतनी संभावनाएं हैं तब आप समझ सकते हैं कि आपके लिए स्टार्टअप का कितना बड़ा महत्व बनेगा। और यह तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर है, लगातार तेजी से बढ़ रहा है। ध्यान रखिएगा, बहुत तेजी से। हम लोग तो शहर में रह रहे हैं तो चीजें सोचिए पिछले 10 साल के अंदर इतनी बदल गई हैं, हमारी सोच से कहीं ज्यादा अलग है, हमारी सोच से कहीं ज्यादा अलग है। ठीक है ना? इस तरीके से ढंग से आप लोग एक एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए मैंने आज से एक पीपीटी पर रिटन फॉर्म में नहीं, बल्कि मैंने पढ़ाने के दृष्टिकोण से मैंने इस कंसेप्ट को रखा है। अब मैंने सोचा था कि उसमें आपको बना बनाया एक अच्छा नोट्स मिल जाएगा टू द पॉइंट, और मैं आपको समझा दूंगा, समय कम लगेगा और आराम से आप समझ जाएंगे। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ और एक्स्ट्रा चीजें बता करके आपको अच्छे से समझाना चाहिए। और मैं अच्छे से जानता हूं कि हमारी स्टडी आईक्यू की पूरी टीम और मैं खासकर हम लोग पढ़ाने में ज्यादा विश्वास करते हैं। बाकी आप लोग जानते हैं कि
क्या है कैसे है तो आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। और आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जो इंफॉर्मेशन कह लीजिए, सूचना कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, अल्टीमेट गोल हमारा क्या है? हमारा गोल है यूपीएससी को क्वालिफाई करना। और आप में से अधिकांश का जो टारगेट है वो 2025-26 का टारगेट है। 2025-26 में आप में से जो भी छात्र एग्जाम देना चाहता है, और देना नहीं चाहता बल्कि निकालना चाहता है, तो मेरी उसको एक ही सलाह है, जिसमें मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप रियली में अगर आप हमारे साथ मेरे साथ चलने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेट आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। और सोचिएगा कि इसमें जो बैच है ये रहा, 9 फरवरी से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है सुबह 8 बजे से, यानी कि ये बैच कल से आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। अब आराम से आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस बैच की जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटजी है, वो मैं आप लोगों को लगातार बताता रहा हूं। उसका पर्पस एक ही है कि हम प्लान इस तरीके से करें कि आपका रिजल्ट आ सके। कोर्स खत्म करने का कंसेप्ट स्टडी आईक्यू का नहीं है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि स्टडी आईक्यू क्वालिटी में विश्वास करता है, रिजल्ट में विश्वास करता है, फेक रिजल्ट नहीं देना पसंद करता। वो चाहता है कि आप टू द पॉइंट ईमानदारी से काम करें। इसीलिए हमने 4 स्टेज में इसकी रणनीति बनाई, जिससे कि आप लोगों का रिजल्ट आ सके। फाउंडेशन पहले तैयार करना, प्री कम मींस पूरा फाउंडेशन, उसके बाद प्री के लिए अलग तैयारी, उसकी टेस्ट सीरीज अलग, प्रैक्टिस अलग, मेंस के लिए मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम कि आप लोगों को साथ दिल्ली बुला करके हम अपने साथ आपको रखेंगे अपने पास, जिसमें आपको कुछ भी खर्च नहीं करना है। यानी कि मात्र 24,999 की जो फीस है एम के लाइव कोड लगाने के बाद जो आप ज्वाइन करेंगे, उसमें प्री पास करने के बाद जब आप आएंगे तो आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना। 4 महीने यहां बैठ करके पूरी टीम आपको साथ मेंस पर पूरी मेहनत करेगी, प्रैक्टिस कराएगी, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस से लेकर के हर एक तरीके तक सब कुछ कराया जाएगा। और उसके बाद इंटरव्यू सेशन, पूरा गाइडेंस ऊपर से नीचे तक A to Z कंप्लीट, प्लस आपको पर्सनल मेंटर मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, गाइडेंस मिलेगी, हम सब लोगों का साथ मिलेगा। ये सारी चीजें मात्र 24,999 रुपए में आपको अवेलेबल हो रही हैं, जिसके लिए लाखों रुपए लोग बाहर देने के लिए परेशान हैं। और हमारा उद्देश्य क्या है? वो छात्र जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिनको सही गाइडेंस की जरूरत है, जिन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट की जरूरत है, यानी कि जिन्हें क्वालिटी शिक्षा की जरूरत है। और आप अच्छे से जानते हैं कि बाजार में, मैं बाजार ही कहूंगा, अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि कितने शिक्षक यूट्यूब पर पढ़ाते हैं। और सोचिएगा, जब हम यूट्यूब पर अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं तो पेड बैच में, जिसमें एक सिस्टमैटिक मैनर होता है, एक सिस्टमैटिक प्लान होता है, और बिल्कुल टाइम पीरियड में सारी चीजों को हम कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर और वहां पर और बाकी अन्य शिक्षकों से आप लोग तुलना कर सकते हैं और करते हैं, तभी तो आप लोग यहां ज्वाइन किए हुए हैं लगातार। आप में से कई सारे लोग हैं जो ऑलरेडी पेड बैच में पढ़ रहे हैं, उनसे पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्लास की क्वालिटी क्या है, किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। ओके, बाकी किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मेल आईडी पे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, एडमिशन लेते समय एम के लाइव कोड लगाना मत भूलना, अन्यथा आपको परेशानी होगी, डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। बाकी ये टेलीग्राम बार कोड है, इसके थ्रू भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। चलिए, अब बात कर रहे थे कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का भारत में महत्व क्या है, या महत्व में स्टार्टअप की भूमिका क्या है। स्टार्टअप की भूमिका, खाद्य प्रसंस्करण का महत्व और स्टार्टअप की भूमिका, ये तो हम अच्छे से जान रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण का महत्व क्या है कि हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा, तमाम सारी चीजें, ठीक है ना, जो अनाज, जो फल सब्जी नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, उनकी सुरक्षा, फसल की बर्बादी को रोकना, लोगों की आय को बढ़ाना, यही तो उद्देश्य है। यानी खाद्य सुरक्षा भी, किसानों की आय भी, लोगों को रोजगार भी, और फसल बर्बाद होती है उससे सुरक्षा भी। ये 4 चीजें विशेष तौर पर हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं क्या क्या है। नंबर 1 क्या होगा, इससे आपका सोचना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
यानी कि यही स्टार्टअप आपको खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। ठीक है ना। दूसरा, यह कृषि और उद्योगों के बीच, कृषि और उद्योगों के मध्य क्या बन रहा है? एक पुल का काम कर रहे हैं, एक पुल बना रहे हैं कि भाई कृषि और उद्योग दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए तो कृषि आधारित उद्योगों का विकास होगा। क्या होगा? कृषि आधारित उद्योगों का विकास। तीसरा, इन सब के माध्यम से जब कृषि में फसलों की बर्बादी होती है, उस बर्बादी को कम किया जा सकता है, जो नष्ट हो जाता है। और ये देखिएगा, राज्यसभा के तारांकित प्रश्न संख्या 252 का 11 अगस्त 2023 को दिया गया उत्तर है, यानी कि सरकार का राज्यसभा में दिया गया आंसर है, खराब होने वाली वस्तुओं और अनुमानित नुकसान प्रतिशत में। देखिए, फल लगभग 6 से लेकर के 15% तक नष्ट हो जाते हैं अच्छी व्यवस्था ना होने की वजह से। सब्जियां 5 से लेकर के 11.5% तक ये फल जो सब्जियां हैं ये खराब हो जाती हैं। दूध लगभग 1%, मत्स्य पालन समुद्री लगभग 9%, 8.76%, ठीक है ना, समुद्री, और अंतर्देशीय लगभग 5%, यानी कि इतने परसेंट, लगभग एवरेज 5% से ज्यादा हमारी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। अगर इन 5% से ज्यादा वस्तुओं को बचा लिया जाए और इनका उपयोग कर लिया जाए तो कितना ज्यादा इनकम बढ़ेगी, किसानों से लेकर के इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पैसा मिलेगा और कितने लोगों को खाद्य सुरक्षा मिल जाएगी। वरना तो ये बेकार है। बात समझ गए? इसी से क्या होता है? इसी से होता है मूल्यवर्धन। क्या होगा? मूल्यवर्धन। मूल्यवर्धन होगा तो किसानों की आय में वृद्धि होगी, ठीक है ना। इसी से आपका रोजगार सृजन होगा। जब नए नए स्टार्टअप खुलेंगे और इनका विकास होगा तो रोजगार का सृजन भी होना है, आय में वृद्धि होनी है, सारी चीजें होनी है। और सबसे बड़ी चीज, फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। फसल विविधीकरण एवं व्यवसायीकरण को बढ़ावा। फसल विविधीकरण यानी विभिन्न प्रकार की फसलें, क्योंकि बाजार में डिमांड उस तरह की आएगी। हम में से कितने लोग जानते थे बेटा बेबी कॉर्न हमको खाना चाहिए कि उसमें प्रोटीन अच्छा होता है? कितने लोग जानते थे कि हम कैप्सिकम जो होती है यानी कि आपकी शिमला मिर्च हरे रंग की होती है लेकिन पीले और लाल रंग की भी मार्केट में बिकने लगी हैं, खूब बिक रही हैं। अब आम आदमी भी खाने लगा है उसको, थोड़ी महंगी होती है ये सब चीजें जो हैं। और इनके बने हुए प्रोडक्ट्स मार्केट में, मकेन उबले हुए आलू के बहुत सारे पोटैटो विजिट्स हैं, फ्रेंच फ्राइज हैं, अब रेडीमेड बिक रहे हैं। घर लाइए, तल के खाइए। पहले फ्रेंच फ्राइज कोई नहीं जानता था, हम तो केवल चिप्स जानते थे, वो भी घर के बने हुए आलूओं के। अब बच्चे फ्रेंच फ्राइज मांगते हैं, हर कोई पर डे, सोचिएगा, या हर हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में हर कोई मैकडोनाल्ड तो नहीं जा सकता, KFC नहीं जा सकता। तो उन्होंने क्या किया, टिक्की से लेकर बर्गर से लेकर के फ्रेंच फ्राइज से लेकर के पोटैटो विजिट से लेकर के सब कुछ मार्केट में आपको मिलने लगा। इन सारी चीजों से इस सबको बढ़ावा मिला है। फसल विविधीकरण भी, फसलों का व्यवसायीकरण भी, नई नई चीजें विकसित हुई हैं। तो ये स्टार्टअप से इनका महत्व है, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिल रहा है इन सारी चीजों की वजह से। और भारत में संभावनाएं कितनी है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, कितनी संभावना है। और यहीं पर देखेंगे तो इसी के लिए स्टार्टअप को सूर्योदय एवं समावेशी कहा गया। क्या कहा गया? सूर्योदय एवं समावेशी। क्यों कहा गया? सूर्योदय का मतलब क्या है? सूर्योदय के लिए कहा गया है कि उभरता हुआ उद्यम, उभरता हुआ उद्योग क्षेत्र सूर्योदय कहा गया। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्न में से किस उद्योग को सूर्योदय उद्योग या सूर्योदय क्षेत्र कहा गया है? ये अब स्टार्टअप के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण जो क्षेत्र है वो सूर्योदय है और समावेशी है, यानी समावेशी सभी चीजों को आपस में मिला लेना। आखिर ये कैसे संभव है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी चीज सूर्योदय कैसे कह सकते हैं, इसका पहला एग्जाम्पल देखिएगा
कि आपका 2020-21 से लेकर के अब तक, यानी कि 2015 से लेकर के 2020-21 तक जो फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है, क्षेत्र लगभग 10.3% की दर से ग्रोथ हो रही है। इसमें क्या हो रही है? लगभग 10.3% की इसमें कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है, जबकि विनिर्माण क्षेत्र मात्र 5% है और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर 10% से ज्यादा की ग्रोथ हो रही है हर साल। यह 2015 से लेकर के 2020-21 का सरकार का आंकड़ा है। क्लियर है? ध्यान रखना। और यह क्या कर रहा है? यह लगातार नवाचार को बढ़ावा दे रहा है, नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है ना? यह लोगों में उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रहा है, लोगों में नया कुछ करने की। मैंने कल भी आपसे कहा था कि मेरी एक इच्छा थी कि मैं एक बहुत बड़ी डेयरी फार्म खोलूं और दूध की घर घर तक, प्योर दूध की, विद इन 2 आवर्स मैं उसकी सप्लाई करूं, प्योर दूध। एक नई एंटरप्रेन्योरशिप थी, लगभग 8-10 साल पहले मेरे दिमाग में था, लेकिन जिंदगी के फलसफे में ऐसे उलझे कि आपको पढ़ाते रह गए और दूध बेचना बंद हो गया। दिमाग में था वो। अब मैं देख रहा हूं कि जो कंसेप्ट मैं लेकर के चला था, वही कंसेप्ट अब शहरों में कितने सारे लोग अप्लाई करने लगे हैं, जो मेरे पास दिमाग में था पहले। ठीक है ना? नवाचार को बढ़ावा दे रहा है, उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रहा है। और क्या कर रहा है ये? इसी के माध्यम से जो सप्लाई चेन सिस्टम है, सप्लाई चेन, आपूर्ति श्रृंखला, ये बेहतर हुई है, बेहतर हो रही है इसी की वजह से। क्योंकि अब इसके वजह क्या है कि लोग नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं कि कम समय में बेहतर चीज आपके दरवाजे तक कैसे आए। जब मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मेरे घर के दरवाजे पर सुबह 7 बजे फ्रेश आइटम घर पे आ जाते हैं, मुझे मंडी नहीं जाना पड़ता, मुझे किसी दुकान पर नहीं जाना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता है। और सोचिएगा, कल शाम की सब्जी हुई, टूटी हुई सब्जी रात में पैक होकर के मेरे दरवाजे पर सुबह पहुंच जाती है, पैक होकर के। दूध चाहिए तो सुबह 7 बजे मेरे दरवाजे पर आता है, प्योर दूध, शाम को भैंस से निकला हुआ या गाय का A2 मिल्क मेरे घर पे आता है। तो ये कैसे हो रहा है? सप्लाई चेन सिस्टम। क्योंकि जो इंडस्ट्रीज लग रही हैं, जो आपके स्टार्टअप लग रहे हैं, वो इन सब चीजों में मेहनत कर रहे हैं। वो खेती भी नए तरीके से कर रहे हैं, वो सप्लाई भी नए तरीके से कर रहे हैं, और पैकेजिंग भी नए तरीके से कर रहे हैं, और आप तक पहुंचा भी रहे हैं। ये सारा का सिस्टम एक तरीके से बढ़ गया है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? उभरता हुआ उद्यम। और यहां पर हर क्षेत्र में रोजगार, हर जगह पर आपकी इनकम बढ़ रही है, हर लोगों की जरूरत पूरी हो रही है, और सस्ती और अच्छी चीजें मिल रही हैं। बाजार से मैं फल लेने जाता हूं या सब्जी लेने जाता हूं, उससे कम से कम 1/3 रेट कम होते हैं, क्योंकि बिचौलिए समाप्त हो गए और क्वालिटी बेहतर मिल जाती है मुझे। आपूर्ति श्रृंखला हो रही है। ठीक है ना? तो ये सूर्योदय हो गया। अब इसी का हम समावेशी कैसे कह सकते हैं कि यह समावेशी भी है? ध्यान रखना, समावेशी का मतलब होता है कि सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों को इसमें समा लेना। तो ये जो क्षेत्र है समावेशी इसलिए है क्योंकि यह कृषकों को शामिल कर रहा है। ठीक है ना? यह युवाओं को शामिल कर रहा है, यह उद्योगपति जो हैं, या कह लीजिए उद्यमी जो हैं, उनको शामिल कर रहा है। यह स्त्रियों को शामिल कर रहा है, महिलाओं को भी काम दे रहा है। कैसे कह सकते हैं? ध्यान रखिएगा, हमारे यहां लगभग वर्तमान में, यहां पर एग्जाम्पल देखिएगा, इसी आपके चैप्टर में दिया हुआ है, भारत में लगभग 3.13 करोड़ आपके क्या हैं? पंजीकृत MSME हैं, पंजीकृत MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम। इनमें से ध्यान रखना, लगभग 19 लाख जो MSME हैं, ये खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हुए हैं।
19 लाख। और इन 19 लाख में से लगभग 33% खाद्य प्रसंस्करण में लगभग 33% महिला मालिक हैं। कितनी? लगभग 19 लाख में से लगभग 33% एमएसएमई की मालिक महिलाएं हैं, वो स्वामी हैं, उनके पास स्वामित्व है। तो ध्यान रखिएगा महिलाओं का कितना बड़ा योगदान है। लगभग 1/3 महिलाएं इन सब खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की मालिक हैं, क्योंकि अचार बनाने से लेकर के, जैम बनाने से लेकर, मुरब्बे बनाने से लेकर के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने की सप्लाई करने का काम महिलाएं कर रही हैं। नई नई चीजें जितने मेहनत के साथ महिलाएं कर रही हैं कोई और नहीं कर सकता, तो खूब आगे बढ़ रही हैं। इसी में महिलाओं के और संदर्भ में और चीज देखी जाए तो और हम देख सकते हैं रोजगार के मामले में यह महिला रोजगार कितना दे रहा है। यह क्षेत्र महिला रोजगार, अगर हम बात करें, यह रिपोर्ट है सरकार के आंकड़ों के अनुसार है, रिपोर्ट के अनुसार 2022 की रिपोर्ट के अनुसार इसमें हम देखें तो जो संगठित क्षेत्र है और जो असंगठित क्षेत्र है, असंगठित बोले तो गैर पंजीकृत, यानी कि पंजीकृत एमएसएमई और गैर पंजीकृत एमएसएमई। तो जो गैर पंजीकृत, वो पंजीकृत जो हैं, इनमें लगभग 11.18% महिला श्रमिक हैं, महिला श्रमिक। और असंगठित में लगभग 25% महिला श्रमिक है। इतनी महिलाओं को यहां पर रोजगार मिला हुआ है, ये समझिएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये सारी चीजें हैं और ये इसीलिए समावेशी है। और इसके लिए एमएसएमई ने इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान रखना, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो मंत्रालय है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय ने आत्मनिर्भर निधि की घोषणा की है। आत्मनिर्भर निधि की घोषणा की है। घोषणा की मतलब इसको लागू किया है, जिसका पर्पज है कि स्टार्टअप को, जो उद्यम हैं, स्टार्टअप हैं, उनको सहायता दी जाए, इक्विटी सहायता दी जाए। को इक्विटी सहायता देने के लिए, इक्विटी सहायता हेतु यह दिया जाए, यह भी किया गया है, जिससे कि इनको बढ़ावा मिले समावेशन के तहत। तो यह आपका कंसेप्ट है इसमें, ठीक है ना? क्लियर हो गया एवरीबॉडी? लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा ये जो आपका खाद्य प्रसंस्करण स्टार्टअप का जो कंसेप्ट है, विशेषकर महिलाओं के संदर्भ में, यहां पर दक्षिण भारत में ही इनका सबसे ज्यादा प्रभुत्व है, उत्तर भारत में इतना नहीं है। महिलाओं की भूमिका सबसे ज्यादा खाद्य प्रसंस्करण के मामले में आपके दक्षिण भारत हैं, उनमें भी नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 तमिलनाडु, नंबर 3 तेलंगाना है। सबसे ज्यादा महिला श्रमिक काम कर रही हैं एमएसएमई, खासकर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में। आपने देखा होगा, कई सारे वीडियोस देखे होंगे, वहां बहुत सारी फैक्ट्रियां होती हैं, तो उनमें कटाई छटाई से लेकर के बहुत सारे छोटे मोटे काम महिलाएं ज्यादा करती हैं पुरुषों की तुलना में। अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं, चिप्स बनाने की फैक्ट्री है या कोई और फैक्ट्री है, दूध पनीर बनाने की फैक्ट्री या कुछ भी है, उनमें महिलाएं श्रमिक ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है, बड़ी भूमिका निभा रही हैं वो। ठीक है, क्लियर हो गया? लेकिन यहीं पर एक चीज और समझिएगा, लेकिन यह क्षेत्र इतना आसान भी नहीं है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, कुछ चुनौतियों का ध्यान रखना। आपके फूड प्रोसेसिंग बोले तो खाद्य प्रसंस्करण, स्टार्टअप के सामने उनको 3 बड़ी चुनौतियां होती हैं, 3 जरूरतें होती हैं। क्या होती हैं? 3 बड़ी जरूरतें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं जिसको लेकर के उन्हें हमेशा परेशानी होती है? एक, सबसे पहले जरूरत पड़ती है उनको वित्त की, दूसरी उनको जरूरत पड़ती है तकनीक की, और तीसरी जरूरत पड़ती है बाजार की। ये 3 सबसे बड़ी
कहा जाए उनकी जरूरतें हैं और यही जरूरतें उनकी चुनौतियां हैं। ध्यान रखना, इन 3 जरूरतों को पूरा करने के संदर्भ में ये 4 ये रही, ये चुनौतियां हैं स्टार्टअप को। उपलब्धता, पहुंच, सामर्थ्य और जागरूकता, जिसे हम 4A कहते हैं। उपलब्धता बोलते हैं तो अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेयरनेस। अगर सोचिएगा किसी भी चीज की इन स्टार्टअप को वित्त की उपलब्धता ना हो, वित्त तक इनकी पहुंच ना हो, वित्त तक इनकी सामर्थ्य ना हो और इसके मामले में इनको जागरूकता ना हो, तो ये कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से तकनीक की उपलब्धता ना हो तो ये नहीं कर सकते। बाजार इनके पास उपलब्धता ना हो तो ये बाजार में अपना सामान नहीं बेच सकते। तो ध्यान रखना कि ये 4 प्रकार की समस्याएं हैं जिनसे इनको जूझना पड़ रहा है और इसको समाधान करने की लगातार कोशिश चल रही है। यही 4 समस्याएं हैं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेयरनेस। और ये चारों चीजें इस तीनों की तरफ से हैं और ये सबसे बड़ी चुनौती है स्टार्टअप की चुनौतियां, यानी कि उत्पाद के विकास और नवाचार की चुनौती। क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो ये नहीं होगा। मौसम से संबंधित मुद्दों के समाधान करना, अगर मौसम से संबंधित कोई भी समाधान करना है तो ये कैसे पॉसिबल है बिना तकनीक के, कि बारिश है कि सूखा है या क्या है। गुणवत्ता और सुरक्षा मानक, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, पैसा अच्छा नहीं है, तो ये क्वालिटी नहीं बना सकते। कटाई के बाद फसल की बर्बादी को कम करना बिना टेक्नोलॉजी के, बिना पैसे के कैसे संभव है। उत्पादन प्रसंस्करण को जोड़ना, यानी कि खेतों से वस्तुओं को उत्पादित करना या फार्म से वस्तुओं को उत्पादित करना और उनको प्रोसेस करना, उसको जोड़ा कैसे जाए। और उसके बाद खंडित आपूर्ति श्रृंखला, यानी कि लिंकेज की प्रॉब्लम, सप्लाई चेन की समस्या, इसको कैसे मैनेज किया जाए। क्योंकि अगर ये चारों चीजों की समस्या है तो ये समस्याएं हैं, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मूल समस्या यहां से शुरू होती है और ये समस्या इन 4 चीजों से जुड़ी हुई हैं। अगर ये चारों चीजें इन तीनों चीजों के साथ लिंक हैं, सही हैं, व्यवस्थित हैं, तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इनकी वजह से बाकी अन्य समस्याएं ये पैदा होती हैं। तो 3 जरूरतें, 3 जरूरतों की 4 चुनौतियां, 4A वाली, 4A चैलेंज कहते हैं, और 4A से ये 6 चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। इस तरीके से भारत में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में स्टार्टअप की समस्या है। एवरीबॉडी, इट इज क्लियर? समझ में आ गया कैसे कैसे क्या है? देखिए, मैंने चीजों को बहुत आसान करके समझाने की कोशिश की है आप लोगों को, और मेरी क्लास में जानता हूं उन सभी छात्रों को पसंद आएगी, डेफिनेट पसंद आएगी, जो रियली में यूपीएससी करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि योजना कुरुक्षेत्र के उनके नोट्स बनते चले जाए। इनको एज इट इज उतार लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और मैं गारंटी दे रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चंस ना आए तो कहना। और मैं कहता हूं कि जाकर के अपने अड़ोस पड़ोस में तैयारी करने वाले जो तथाकथित बड़े ब्रांड बनते हैं अपने आप के सामने, अपने आप को गुरु घंटाल कहते हैं, उनसे जाके पूछना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 4A की चैलेंज क्या है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 3 जरूरतें, मुख्य 3 जरूरतें कौन सी होती हैं, उसका समाधान कैसे किया जा सकता है और सरकार उसके समाधान के लिए क्या कर रही है। पूछना, तब पता चलेगा कि वो कितने पानी में है बेटा। वरना हवा में बातें करना बहुत आसान है, गपबाजी करना बहुत आसान है, यूट्यूब पे आकर के एक दूसरे से, लड़का लड़की से चैट करना बहुत मजेदार होता है। कुछ लोग मालूम है आपको डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं और अपने चुपचाप बैठ के पढ़ते, मैंने पहले भी कहा है। वरना सोचिएगा वो यहां पर आपको डिस्टर्ब करने के लिए, चैट करने के लिए क्यों आएंगे? क्या उनके पास फ्री का डाटा आ रहा है, फ्री का पैसा आ रहा है? बहुत चालू चीज है। चुपचाप पढ़ते हैं, देखना ना रिजल्ट सबसे पहले निकाल के दिखाएंगे ये लोग। चुपचाप पढ़ते हैं और यही लोग सबसे पहले आकर के मुझे टेलीग्राम पे आकर के, मेरे व्हाट्सएप पे आकर के मुझसे पर्सनल कॉल करके यही सब लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछते हैं, अपने डाउट्स भी क्लियर करते हैं। अब इसके स्टार्टअप के विकास के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किया है? तो एक तो योजना ये है पीएमएफएमई, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस, माइक्रो प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। ये रहे एक योजना, ये रही।
इसके लिए ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो 2001 में भारत सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय अलग से शुरू किया, क्योंकि इसको हमने समझ लिया कि आने वाले समय में यह क्षेत्र इतना बड़ा हो जाएगा कि हमने एक अलग से मंत्रालय ही बनाया इसको, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। उसके बाद आप लोगों को पता है कि 2014 के बाद आपके मेक इन इंडिया कार्यक्रम सरकार ने शुरू किया, मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया, जिसका उद्देश्य क्या है? भारत में विनिर्माण क्षेत्र का विकास करना और जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की जो योगदान है 25% से ज्यादा करना, ठीक है ना। इसके अलावा अन्य योजनाएं देखेंगे तो कौन कौन सी योजना है, क्या क्या प्रयास किए गए हैं? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, किसान संपदा योजना यह भी शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है ना, यह शुरू किया गया है। और क्या किया गया है? इसके लिए किया गया है कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड शुरू किया गया है, कृषि इंफ्रा फंड की शुरुआत की गई है, ये रहा। इसके लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है, क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की गई है, गारंटी योजना यह भी शुरू किया गया है। यह तो है ही, यह भी शुरू किया गया है, ठीक है ना। ओके, ध्यान, क्रेडिट गारंटी योजना किया गया है। एक किया गया है कृषि त्वरक निधि, कृषि त्वरक निधि की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण युवा स्टार्टअप को बढ़ावा देना, ग्रामीण युवा लोगों को स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसकी कोशिश की गई है। इसके अलावा और क्या किया गया है? एफडीआई को परमिशन दी गई है, 100% एफडीआई, यानी कि विदेशी कंपनियां भारत में 100% एफडीआई लगा सकती हैं, इस क्षेत्र में बिल्कुल कर सकती हैं, ठीक है ना। और क्या किया गया है? इसके अलावा यह किया गया है कि जिन कंपनियों ने पिछले 10 वर्ष में से 3 वर्ष में लगातार लाभ कमाया है, तो उन्हें 100% टैक्स छूट दी गई है, 100% टैक्स की छूट दी गई है कि आप ग्रो करो, बस हम आपको सहायता करने के लिए तैयार हैं। हर तरीके से सरकार ने इसको बढ़ावा देने के प्रयास किए हुए हैं, हर एंगल से किए हुए हैं, ये रहा। तो इतने सारे प्रयास सरकार ने किए हुए हैं। अब आपको करना क्या है? अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो PMFFE मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं, तमाम सारी चीजें इनकी डिटेल में वहां पर भेजता रहता हूं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इनको डिटेल में जाकर के यूट्यूब से या मेरे उस पर आ जाइए और वहां से आप लोगों के ये कंटेंट भी तैयार होता चला जाएगा कि इनकी योजना कब शुरू की गई, कैसे शुरू की गई, कितने शुरू की गई, इनकी डिटेल वहां भी पढ़ सकते हैं, है कि नहीं। वहां से ये शुरू हो जाएगा। तो ये सारे के सारे भारत सरकार ने स्टार्टअप के विकास के लिए प्रयास किए हैं, ठीक है ना। और इसको बढ़ावा देने का सरकार ने एक काम और किया है कि इसको विश्व बाजार से जोड़ने का काम किया है। इसके लिए एक डिपार्टमेंट है, कृषि प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसे हम क्या कहते हैं? अपेडा। अपेडा यह एक सरकारी एजेंसी है और इसी तरह की अन्य एजेंसियां हैं जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को निर्यात में सहयोग प्रदान करती हैं, निर्यात में सहयोग करती हैं और इनको उत्पादन में भी सहयोग करती हैं। तो स्टार्टअप को खाद्य प्रसंस्करण के उद्योगों को सहायता देने की एजेंसी कौन सी है? अपेडा। और इसके माध्यम से ध्यान रखिएगा, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी निर्यात में 2014 में 13% थी, बढ़कर के 2023 में 23% हो चुकी है। सोचिएगा, टोटल निर्यात में जो खाद्य वस्तुओं का निर्यात करते हैं उनमें से
प्रोसेस फूड के परसेंटेज कितना हो चुका है? लगभग 23% से ज्यादा हो चुका है वर्तमान में। यह इसका सबसे बड़ा कंसेप्ट है, यानी कि हम अपने इन उत्पादों को भारत में ही नहीं बेच रहे, बल्कि विश्व के अन्य देशों को भी बेच रहे हैं, उनसे हम जुड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि भारत में इतनी बड़ी क्रांति आए। ठीक है ना? चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन को लेकर के। खाद्य प्रसंस्करण स्टार्टअप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है, 100% एफडीआई। निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी 2013 में 14% से बढ़कर 2023 में 23% हो गई है। गलत कथन का चयन कीजिए, केवल एक, केवल दो, दोनों और इनमें से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये रहा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, इसका आंसर आराम से पढ़िएगा, समझिएगा और आंसर दीजिएगा, और आंसर दीजिएगा जरूर नीचे। इसका आंसर अगर आपको चेक करना है तो मैं आपको आपके जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको मिल जाया करेगा। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने इसी चैनल पर, इसी के नीचे देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मिल जाया करेगा। ठीक है ना? अब मैं आंसर दे दिया करूंगा। आप लोग बहुत परेशान होते कि सर सही आंसर की हमको समझ नहीं है, क्योंकि वास्तव में मैं देखा है आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज में हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। तो मैं चलिए ठीक है, ओके, मैं दे दिया करूंगा। ठीक है ना? और मुख्य परीक्षा का प्रश्न क्या है? खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में स्टार्टअप की भूमिका को स्पष्ट करते हुए इसमें मौजूदा प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिए, साथ ही इसके विकास के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को भी बताइए। अब मैं समझता हूं कि आराम से खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में स्टार्टअप की भूमिका क्या है, इसमें चुनौतियां कौन सी हैं और भारत सरकार कौन से प्रयास कर रही है, आराम से आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरे के पूरे इस आर्टिकल को तोड़ मरोड़ करके आराम से A to Z हर एंगल आपके सामने डिस्कस कर दिया है। अब इससे ज्यादा आप मुझसे क्या चाहते हैं और क्या नया सुधार करना है, आप लोग चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आकर के या कमेंट बॉक्स में इसमें नए सुधार के लिए आप सुझाव भी दे सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट करना तो आपके लिए है ना। तो जो भी आपको ठीक लगता हो आप सुझाव जरूर दीजिएगा, लगे तो हम जरूर उसको इंप्लीमेंट करेंगे आपके लिए। लेकिन हमें जो लगता है कि यूपीएससी जिस तरीके से प्रश्न पूछता है, यूपीएससी को जो जरूरत है, इट्स मोर देन एनफ। फिर भी लगता है तो सुझाव दे सकते हैं, ठीक है ना? और बाकी कोई भी कांटेक्ट करना है तो यहां पर मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, ये रहा। लेकिन कोर्स परचेज करते समय इस कोड का यूज जरूर कीजिएगा, अन्यथा आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। फिर मुझसे मत कहना कि सर मेरा पेमेंट ज्यादा हो गया। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।